एक्यूट मैनिक एपिसोड एक ऐसी बीमारी है जिसको हम उर्दू ज़ुबान में तेज़ी की बीमारी कहते हैं। यानी कि इंसान का मूड बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू हो जाए, कॉन्फिडेंस एकदम से ज़्यादा हो जाए, नींद की कमी हो जाए, पैसे ज़्यादा खर्चना शुरू कर दें। और इसको ठीक करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जिसकी वजह से बीमारी ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं बतौर माहिर नफ्सियात लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज उर्दू पॉइंट की इस वीडियो में मैं बाइपोलर डिसऑर्डर या एक्यूट मैनिक एपिसोड के बारे में तफसील से बात करूँगा। एक्यूट मैनिक एपिसोड एक ऐसी बीमारी है जिसको हम उर्दू ज़ुबान में तेज़ी की बीमारी कहते हैं। यानी कि इंसान का मूड अगर बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू हो जाएँ, कॉन्फिडेंस एकदम से ज़्यादा हो जाए, एक्टिविटी लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, नींद की कमी हो जाए शदीद किस्म की, और उसके बाद नींद की ज़रूरत भी महसूस ना करें। उसके अलावा पैसे ज़्यादा खर्चना शुरू कर दें या उनका मज़हबी रुझान एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसको हम मेनिया या तेज़ी की बीमारी कहते हैं। मेनिया एक ऐसी बीमारी है जो मूड डिसऑर्डर है, यानी हमारे मिजाज से ताल्लुक़ रखती है। नफ्सियाती अमराज़ अमूमन दो तरह के होते हैं जो मूड को इन्वॉल्व करते हैं। उनमें से एक को डिप्रेशन कहा जाता है, जिसमें उदासी आ जाती है, चुप गोई, खामोशी आ जाती है और मायूसी नाउमीदी की बीमारी कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ तेज़ी आ जाती है या ज़्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं, इसको मेनिया कहा जाता है। अगर मैं अलामात की बात करूं तो इसमें सबसे पहले टॉकेटिवनेस या ज़्यादा बातें करना, इंक्रीज़्ड कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इंक्रीज़्ड रिलीजियोसिटी यानी मजहबी रुझान का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पैसे ज़्यादा खर्चना शुरू कर देना यानी इंक्रीज़ स्पेंडिंग, इंक्रीज़्ड प्लानिंग, मंसूबे ऐसे मंसूबे जहन में बनाना शुरू कर देना कि जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म्स, सोशो इकनॉमिक स्टेटस इन सब के मुनाफी हैं। अमूमन ये बीमारी की अलामात 2 हफ़्ते से ज़्यादा रहें तो उसको मैनिक एपिसोड कहा जाता है। अगर ये बीमारी पहली दफ़ा आए तो इसको एक्यूट मैनिया बोला जाता है या अचानक आने वाली तेज़ी की बीमारी बोला जाता है। और अगर एक से ज़्यादा दफ़ा ये एपिसोड आ जाएं और कई दफ़ा इन एपिसोड्स के दरमियान में अगर डिप्रेशन आ जाए या उदासी की बीमारी आ जाए तो फिर इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर अमूमन इसमें जो मैनिक एपिसोड है वो देखा गया है कि जो गर्मियों का मौसम है या जब सर्दी से गर्मी का मौसम आ रहा होता है, यानी मौसम की तब्दीली आ रही होती है, तो उसमें एकदम से बढ़ जाती हैं। रिसर्च ने ये बात साबित की है कि जब मौसम की तब्दीली की वजह से, यानी सर्दियों से गर्मियों में जब तब्दील हो रहा होता है मौसम, तो उसमें जब एकदम सूरज की शुआएं या लाइट एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से जहन का एक मखसूस हिस्सा जिसके अंदर एक न्यूरोकेमिकल जिसको डोपामीन कहा जाता है उसकी ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से ये तमाम अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तहकीक ने यह बात भी साबित की है कि कुछ अफराद जो नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनमें ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो स्टिमुलेंट्स हैं, यानी कि कोकेन का इस्तेमाल करना या आइस का इस्तेमाल करना, ये कई दफ़ा बाइपोलर डिसऑर्डर को प्रीडिस्पोज कर सकते हैं या वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए। एक दफ़ा जब ये बीमारी आ जाती है तो अमूमन रिसर्च कहती है कि इसका दौरानिया 6 हफ़्ते से लेकर 6 माह तक हो सकता है। ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिसकी वजह से इस तेज़ी को या इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास या माहिर नफ्सियात के पास कब प्रेजेंट किए हैं। अमूमन इस बीमारी को या बाइपोलर डिसऑर्डर को ऐसी अद्वियात जिनको मूड स्टेबलाइज़र कहा जाता है, यानी मूड को मुतवाज़न रखने वाली अद्वियात कहा जाता है, उनके साथ मैनेज किया जाता है। अमूमन पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स ये पूछते हैं कि क्या वजह है कि हमारे मरीज़ को ये बीमारी लाहक हुई। अमूमन चंद ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनमें सबसे पहले जेनेटिक्स यानी मौरूसियत, कि अगर किसी फैमिली में ये बीमारी चल रही है तो आगे आने वाली नस्लों के अंदर बीमारी बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर कोई हेड ट्रॉमा, हेड इंजरी या सर पे कोई चोट लगी हो, बुढ़ापे के अंदर अगर फालिज का अटैक हुआ हो या जहन के अंदर कोई रसौली या ट्यूमर हो तो उनके अंदर भी ये बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर नशावर चीज़ों का इस्तेमाल यानी सब्सटेंस यूज़, जिस तरह के मैंने पहले बताया कि कोकेन या आइस के यूज़ के साथ ये बीमारी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस बीमारी के अंदर क्योंकि ख़ास केमिकल जिसको डोपामीन कहा जाता है उसकी ज़्यादती हो जाती है, इसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। और इसको ठीक करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं वो अमूमन इसी डोपामीन के लेवल को नॉर्मलाइज़ करती हैं, जिसकी वजह से बीमारी
ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पर सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है? तो इलाज के साथ बीमारी तो पूरी तरह से ठीक हो सकती है और हो भी जाती है। अब उसके अंदर मुख्तलिफ़ पेशेंट्स के अंदर मुख्तलिफ़ दौरानिया दरकार होता है। कुछ पेशेंट्स जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं मेडिसिन को, वो 4 से 6 हफ़्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। कुछ जिनके अंदर दवाई का रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम आता है वो थोड़ा सा लेट ठीक होते हैं। लेकिन अमूमन देखा गया कि मेजॉरिटी ऑफ़ द पेशेंट्स, जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आखिर में पेशेंट्स का सवाल ये होता है कि, या उनके अटेंडेंट्स का सवाल ये होता है कि क्या ऐसे काम हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से इस बीमारी को कम किया जा सकता है या रिलैप्सेस को दोबारा आने को रोका जा सकता है। तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि अमूमन बहुत अच्छी सोने की, खाने की और एक्सरसाइज की रूटीन्स रखना, नशावर चीज़ों से जिस हद तक हो सके परहेज़ करना, कोई भी ऐसी सिचुएशन या ऐसी जगह से अवॉइड करना या उधर ना जाना जहाँ पर जज्बाती उबाल पैदा हो, मसलन जलसे जुलूसों में जाना, मजहबी गैदरिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा जाना या बहुत ज़्यादा शादियाँ ब्याह अटेंड करना। इस तरह की चीज़ों से कई दफ़ा बीमारी ट्रिगर कर जाती है और रिलैप्स कॉमन हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।